नमस्ते दोस्तों। हर देश, धर्म, जाति और संस्कृति में शादी को एक पवित्र संस्कार माना गया है। फिर भी ये संस्कार, ये वरदान कई बार हमको अभिशाप क्यों लगने लगता है। और वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू है ऐसा, जो न खाए वो ललचाए और खाने वाला भी पछताए। तो आखिर शादी का लड्डू खाने वाले लोग पछताते क्यों है। और अंततः ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लव मैरिज भी हेट मैरिज में तब्दील हो ही जाती है ना। तो इसी टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझने के लिए मैं आपको सुनाऊंगा एक छोटी सी स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपने एक बार सुन ली और समझ ली तो आपके दाम्पत्य जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएगी। और जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, अगर ये भी इस स्टोरी को एक बार सुन लेंगे और समझ लेंगे तो शादी के बाद आने वाली काफ़ी सारी समस्याओं का सामना उनको करना ही नहीं पड़ेगा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हैप्पी टीचर। मैं हूँ आपका दोस्त विक्रम और चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक युवक का विवाह हुआ। वो काफ़ी जगडेल प्रकृति का था, जैसे कि आदमी सामान्य तो होते हैं। उसके माँ बाप ने यह सोचकर शादी की कि शायद इसकी शादी हो जाएगी तो प्रेम में लग जाएगा, जीवन परिवार में उलझ जाएगा तो ये थोड़ा कम उपद्रव करेगा। और इस युवक की जिस युवती से शादी हुई वह इससे ज़्यादा झगड़ालू प्रकृति की थी। उसके भी माँ बाप ने यही सोचकर शादी की कि शायद इस युवती की शादी हो जाएगी, घर गृहस्थी बनेगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सुविधा हो जाएगी, तो झगड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अगर ये युवक खिलाड़ी था तो वो युवती कोच निकली। जैसे तैसे दोनों की शादी हो गई। जहाँ पे दो झगड़ालू व्यक्ति मिलते हैं वहाँ पे झगड़ा खत्म नहीं हो जाता है, वो अनंत गुना हो जाता है। जब दो झगड़ालू व्यक्ति मिलते हैं तो 2 और 2 4 ऐसा जोड़ नहीं होता है, लेकिन गुणनफल हो जाता है और वो झगड़ा अनंत गुना हो जाता है। शादी की पहली ही रात, सुहाग रात, दोनों ही शादी में जो भेंटें आई हुई थी उसको खोलने को उत्सुक थे। पहला ही डब्बा उठाया, बड़े सुंदर ढंग से पैक किया हुआ था, ऊपर से रेशम की डोरी से बंधा था। जैसे ही पत्नी उस डब्बे को खोलने जा रही थी कि पति ने टोकते हुए कहा कि रुको, यह रस्सी ऐसे नहीं खुलेगी, मैं चाकू लेके आता हूँ। पत्नी को थोड़ा बुरा लग गया। उसने कहा कि ठहरो जी, हमारे घर पे भी काफ़ी सारी भेंटें आई हुई है और हमने भी काफ़ी सारे लोगों को भेंटें दी हुई है। तुमने मुझे क्या नंगे लुच्चों के खानदान से आया हुआ समझा है। ऐसी सुंदर गिफ्ट्स और भेंटें चाकू से नहीं काटी जाती, कैंची से काटी जाती है। झगड़ा भयंकर हो गया कि आखिर भेंट चाकू से काटे कि कैंची से काटे, क्योंकि दोनों की इज्जत का सवाल था। वह बात इतनी बढ़ गई कि उस रात तो वो डब्बा काटा ही ना जा सका और सुहाग रात भी नष्ट हो गई। और ऊपर से विवाद, दोनों परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल था कि कौन ज़्यादा सुसंस्कृत है। वह बात इतनी बढ़ गई कि वर्षों तक वह झगड़ा चलता रहा। फिर तो यह बात ऐसी सुनिश्चित हो गई कि घर में जब भी ऐसे झगड़े के हालात होते, पति को सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी था कि चाकू, और पत्नी सामने चिल्ला कर कहती कि नहीं, कैंची मतलब कैंची। वर्षों खराब हो गए। आखिरकार पति के बर्दाश्त के बाहर थी वो बात कि डब्बा अनखुला पड़ा है, क्योंकि जब तक ये तय ना हो कि चाकू से काटे कि कैंची से काटे, वो डब्बा खोलने की हिम्मत भी कौन करे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पति पत्नी को समझाकर झील के किनारे ले गया। दोनों नाव में बैठे और दूर जहाँ गहरा पानी था वहाँ पे नाव को ले गया। और वहाँ जाकर पति बोला कि आज तो तय हो ही जाए। ये पतवार देख रही है, तेरे खोपड़े में मारूंगा, तू पानी में गिरेगी, तैरना तू जानती नहीं है, इसलिए तू जरूर मरेगी। तो अब बताओ, चाकू या कैंची। पत्नी ने फिर कहा। भी पति ने कहा कि नहीं, कैंची। जान चली जाए पर आन थोड़ी ही छोड़ी जा सकती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। और पति भी उस दिन तय करके ही आया था कि आज तो कुछ तो निपटारा करके ही जाना है, क्योंकि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और चाकू कैंची पर बर्बाद हो गई। पर यह सिर्फ यही देख रहा है कि पत्नी बर्बाद करवा रही है, यह नहीं देख रहा है कि वो खुद भी तो चाकू पर ही अटका पड़ा है। तो दोनों ज़्यादा कुछ भिन्न नहीं है, पर झगड़े के क्षण में, विरोध के क्षण में खुद का दोष किसी को नहीं दिखाई देता। पति ने मारी पतवार जोर से, पत्नी पानी में गिर गई। फिर भी पति ने कहा कि अभी भी बता दे। फिर भी पत्नी ने डूबते डूबते आवाज़ दी कि नहीं, कैंची। एक डुबकी खाई, फिर ऊपर आई, मुंह नाक में पानी चला गया। फिर भी पति ने कहा कि अभी भी तू जिंदा है, अभी भी मैं तुझे बचा सकता हूँ, अभी भी तू बोल दे। फिर भी पत्नी ने कहा कि नहीं, कैंची। अब तो मुंह नाक में पानी भी चला गया और ठीक से आवाज़ भी नहीं निकली। तीसरी डुबकी खाई, फिर ऊपर आई। पति ने कहा कि यह आखिरी मौका है। उसके मुंह नाक में पानी चला गया और वह डूब गई, लेकिन उसका एक हाथ ऊपर उठा रहा और वो दोनों उंगलियों से कैंची का इशारा करती रही।
दोनों उंगलियों से वो कैंची को दिखाती रही आखिरी क्षण में डूबते डूबते। मोरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी तो सिर्फ एक माध्यम है यह समझाने के लिए कि यह कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कहानी मेरी, आपकी और हम सबकी है। कई बार हम हमारे जीवन में छोटी छोटी और फिजूल की बातों के लिए इतना बड़ा आग्रह कर लेते हैं कि उस आग्रह के लिए हम सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और कई बार तो हमें परमात्मा ने जो जीवन रूपी भेंट दी है उसको भी दांव पर लगाने से चूकते नहीं हैं। और आप मानोगे नहीं, इस चाकू कैंची के चक्कर से आपके जीवन में और रिश्तों में कड़वाहट फैल जाती है जो आपके जीवन की मिठास को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। और कई बार तो परमात्मा की तरफ से मिलने वाले सारे ब्लेसिंग्स और बेटों को भी वो रोक देते हैं। जिन रिश्तों की जड़ों को हमें प्यार, ध्यान, सम्मान और जवाबदारी से पोषित करना था, हम खुद ही चाकू कैंची बनकर उसी की शाखों को काटने में लग जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे प्यार के पौधे पर फूल क्यों नहीं खिल रहे हैं ना। अगर आप थोड़ी सी भी समझदार और ब्रॉड माइंडेड इंसान होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार हम सब जीवन में कहाँ पे गलती कर रहे हैं, है ना। और अगर इस नकारात्मक ऊर्जा ने आपके जीवन को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है, और अगर आप इस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल कर आपके जीवन को सुंदर, रिश्तों को और भी ज़्यादा प्यार भरा और घर परिवार का माहौल और भी पवित्र और प्रसादपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि सिर्फ एक दिन के लिए, पूरी ज़िंदगी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए आपके सारे चाकू और कैंची को एक तरफ पर रख के एक दिन के लिए ज़िंदगी जी के देखो। और अगले ही दिन आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन को सुंदर बनाने की बागडोर आपने खुद ले ली है और अपने सुंदर जीवन बनाने की और आपने अपना पहला कदम उठा लिया है। और धीरे धीरे परमात्मा वो सारे ब्लेसिंग्स आपको वो वापस देगा जो आपने पिछले वर्षों में चाकू कैंची के चक्कर में गवाए हैं। और वास्तु टिप्स से आप अपने जीवन और रिश्तों को सुधारने की और अपना पहला कदम उठा सकते हो। आप अपने बेडरूम में बेड के ठीक सामने भगवान शिव की अर्धनारीश्वर फोटो को रख सकते हो, या फिर आपके बेडरूम में टेबल पर आप जिसे अपना आइडियल कपल मानते हो उसकी फ़ोटो रख सकते हो। ये टिप्स आपके जीवन में और रिश्तों में वो सारी मिठास वापस ले आएगी जो आप सच में डिज़र्व करते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि अगर कोई जाने अनजाने भी इस चाकू कैंची के चक्कर में उलझा हुआ है या अटका पड़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद और इस कहानी को समझने के बाद अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत कर सके। अगर एक भी इंसान को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी तो भी ये बहुत बड़ी बात रहेगी। आपको लगता है कि आपके चाकू और कैंची इतने बड़े हैं कि आपके खुद से नहीं गिर रहे हैं, तो आप ज़रूर से मेरे काउंसलिंग की हेल्प मांगिएगा। मैं आपको ज़रूर से मदद करूंगा कि आपके जीवन की एक नई सिरे से शुरुआत हो सके। मेरे कॉन्टैक्ट्स के सारे डिटेल्स नीचे दिए गए हुए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप, मैसेज या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इस हैप्पी टीचर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस वीडियो के बाद भी मैं आने वाले समय में प्रेम क्या है, शादी क्या है और शादी के 7 फेरों का महत्व क्या है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो सारे वीडियोस आपके मोबाइल तक वो पहुँचते रहें और आपके जीवन में वो वीडियोस कहीं ना कहीं पे ज़रूर से उपयोगी होंगे। तो अपना कीमती समय देकर देखने के लिए मैं आपका सच में शुक्रगुजार हूँ। और अगले वीडियो तक परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।